Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is your maths teacher, Mrs. Anjum Wasim. I hope you all are fine. Dear students, I welcome you all to lecture number 19, Unit 7, Fundamentals of Geometry, Class 8. Our today's topic, first of all, we will learn about the vertical angles. Then we will learn about the sum of adjacent angles on a straight line. Then we will learn about the sum of angles in a triangle, and after the understanding of these very important but simple concepts, we will inshallah solve a few parts from exercise 7a. First of all, let's learn about the vertical angles. Let's see, these two lines, they are not parallel lines. In fact, they are intersecting lines. They are cutting each other, they are intersecting each other at this point, right? So when two lines intersect each other, four angles are formed, and let's name these angles. And for example, this is angle 1 and this is angle 2, this is angle 3, and let's say this is angle 4. Now we can see that out of these four angles, angle 1 and angle 3, they are adjacent angles, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं. So they are called adjacent, just like adjacent rooms जिस तरह होते हैं. इसी तरह 1 और 4 भी adjacent angles हैं. Angle 3 and angle 2 are adjacent angles. Angle 2 का एक और adjacent angle है angle 4. So angle 4 and angle 2 are adjacent. So angle 3 का adjacent कौन कौन सा है? Angle 1 भी 3 का adjacent है और angle 2 भी 3 का adjacent angle है. Angle 4 के adjacent angles कौन कौन से हैं? Angle 1 भी 4 का adjacent angle है और angle 2 भी 4 का adjacent angle है. Angle 2 के adjacent angles कौन कौन से हैं? Angle 3 भी 2 का adjacent angle है और angle 4 भी 2 का adjacent angle है. ठीक है, इसको आप यूं देख लिया करें कि ये एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं, वो एंगल्स जो एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं और उनके दरमियान एक आर्म शेयर हो रही होती है. 1 और 3 को देखें, ये एक इस स्ट्रेट लाइन पर हैं और इन दोनों के दरमियान ये आर्म शेयर हो रही है. एक कोई भी एंगल जो है वो दो आर्म्स के दरमियान होता है और एडजेसेंट एंगल्स की सूरत में यहाँ पर वो एक आर्म जो है वो दोनों में शेयर हो रही होती है. So amount of rotation between two arms, इसी तरह हम डिफाइन करते हैं एंगल को. amount of rotation between two arms is called angle. तो एंगल 1 और एंगल 3 की ये कॉमन आर्म है, 2 और 3 की ये कॉमन आर्म है. अब वर्टिकल एंगल से इस सारे का क्या ताल्लुक है कि 1 और 3 तो वो एडजेसेंट एंगल्स हैं, लेकिन व्हाट अबाउट 1 एंड 2? 1 एंड 2, क्या ये 1 और एंगल 2 क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं? So the answer is no, they are not adjacent angles. In fact, they are non-adjacent angles. They are non-adjacent angles. So when two lines intersect each other, the pair of angles which are non-adjacent, what are they? They are vertical angles. So angle 1 and angle 2, they are vertical angles. Similarly, angle 3 का नॉन एडजेसेंट एंगल, इसका एडजेसेंट तो 1 और 2 है और 4 जो है वो एंगल 3 का नॉन एडजेसेंट एंगल है. तो एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के वर्टिकल एंगल्स हैं. सो इस तरह हम कह सकते हैं कि जैसे ये 3 और 4 ये वर्टिकल एंगल्स हैं. ये पेयर एक आ गया और इसी तरह सॉरी इसी तरह एंगल 1 और एंगल 2, this is another pair of the vertical angles. अब वर्टिकल एंगल्स जो हैं किसी भी डायग्राम में जब वो आपको नजर आते हैं, उनके कोई नाम है, तो वर्टिकल एंगल्स की जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा इक्वल होगी. पेयर है वर्टिकल एंगल्स का, जैसे 1 और 2 एक दो एंगल्स हैं इसके अंदर, पेयर ऑफ एंगल्स हैं. तो एंगल 1 की जितनी मैग्नीट्यूड होगी, जितनी भी क्वांटिटी होगी, वो ही एंगल 2 की होगी. फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूँ कि एंगल 1
100 डिग्रीज का है तो एंगल 2 भी 100 डिग्रीज ही होगा, राइट? सो वर्टिकल एंगल्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। इसी तरह जो कल आपने एंगल्स पढ़े थे दो, कॉरेस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट, वो भी इक्विवेलेंट टू ईच अदर होते हैं। जो किसी भी दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स उसके अंदर बनते हैं वो आपस में वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। एनी टू कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स दे आर इक्वल टू ईच अदर एंड एनी टू ऑल्टरनेट एंगल्स जो किसी भी पैरेलल लाइन की सिचुएशन में बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस वक्त आपने देखा कि वर्टिकल एंगल्स को हम इक्वल कह सकते हैं। इसी तरह 3 की अगर कोई भी वैल्यू गिवन होगी, फॉर एग्जांपल 80 है, अगर 3 80 डिग्री है तो 4 भी आप कह सकते हैं कि 80 डिग्री ही होगा, राइट? सो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। किसी भी ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3। इस वक्त आपको 3 ट्रायंगल्स नजर आ रही हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसके जो तीनों एंगल्स हैं उनको जब आप ऐड करेंगे, उनकी जो भी मैग्नीट्यूड है उनको जब तीनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके तीनों एंगल्स को जब आप ऐड करेंगे सी प्लस डी प्लस ई तो इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल उसके जो भी तीन एंगल होंगे ए प्लस एफ प्लस जी तो उन तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। This is a very important but simple concept which will be used in exercise 7A। और इसके अलावा भी इसकी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में और डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में, एनालिटिकल ज्योमेट्री में, हर तरह की ज्योमेट्री में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो इसके साथ नेक्स्ट जो हम आर्टिकल स्टडी करेंगे दैट इज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्रीज। यू कैन सी एडजेसेंट, अभी आपने अंडरस्टैंड किया एडजेसेंट क्या होता है। यू कैन सी अ लाइन ओवर हेयर और एक और लाइन आपको इसके ऊपर नजर आ रही है। तो इस तरह से ये जो सिचुएशन ऑफ लाइंस है वो कुछ सिचुएशन इस तरह से कि ये एक एंगल क्रिएट हो रहा है बिटवीन दीज टू लाइंस, बिटवीन दीज टू आर्म्स हम कह सकते हैं। इसी तरह इस आर्म और इस आर्म के दरमियान भी ये एंगल बी क्रिएट हो रहा है और ये एंगल ए है। और ये जिस सिचुएशन में है इसमें एक आर्म जो दोनों एंगल्स के दरमियान है वो कॉमन है, दिस इज द कॉमन आर्म। सो एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल्स बन गए हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स जो हैं जो इस तरह एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे तो उनका सम भी हमेशा 180 डिग्री होगा। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। इस पर आप देखें कि आप इस तरह का अगर एक सिचुएशन देखें कि आपके पास दो एंगल्स हैं सी और डी और ये एक आर्म है जो एक कॉमन आर्म का काम दे रही है और सी और डी दोनों जुड़े हुए हैं एंगल्स तो उन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। और इसी तरह ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर आप देखें दो आपको ये आर्म्स नजर आ रही हैं। इस तरह बनने वाले एंगल्स जो हैं उनकी तादाद कितनी हो गई? 3, ए एफ और जी। तो इस तरह ये भी एक स्ट्रेट लाइन पर है तो इन तीनों का सम भी 180 डिग्री होगा। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट है और इसको भी हम आज की एक्सरसाइज में यूज करेंगे और ये सॉन्ग और इस लॉजिक को हम मेंशन करेंगे। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्रीज। तो अब इन तमाम कॉन्सेप्ट्स के साथ इसमें से पर्टिकुलरली जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वो ये हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किस सिचुएशन में बनते हैं और जब वो बनते हैं तो वो आपस में दोनों इक्वल होते हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑल्टरनेट एंगल्स, वो भी पैरेलल लाइंस की सिचुएशन में बनते हैं जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी दोनों आपस में इक्वल होते हैं। और वर्टिकल एंगल्स जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो भी आपस में इक्वल होते हैं। एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, ये आप डायग्राम देख रहे हैं और इसके अंदर ए बी सी और डी
ये कुछ एंगल्स हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं, और ये एक एंगल 110 डिग्रीज का हमें गिवन है। यहाँ पर एक साइन आप देख रहे हैं 90 डिग्री का, और ये एरोज आप देख रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दो लाइंस जो हैं, ये दो लाइंस पैरेलल हैं। ये एरो हेड से हमें पहचान होगी कि कौन सी लाइंस इनमें से सब में से पैरेलल हैं। ये दो जो दूसरी लाइंस हैं, इनके ऊपर कोई एरो भी नहीं है, और प्लस इनकी डायरेक्शन भी इस तरह की मेंशन नहीं है कि जिससे हम ये अंदाजा लगा सकें कि ये दो लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं। ये दो लाइंस जो हैं इनकी डायरेक्शन भी इस तरह की है, और दूसरी ये कि इससे एरोज भी लगे हुए हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये पैरेलल हैं। अब हमने अब हमने ये एंगल्स जो हैं ये फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब आप देखें ये दो लाइन अगर पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है जो कि इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस वन, जिस वक्त जहां आपको ये हाइलाइटर नजर आ रहा है, ये जो स्पॉटलाइट आपको नजर आ रही है, रेड स्पॉटलाइट, ये इनको इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइंस को। तो ये हो गया एक्सटर्नल एंगल, और ये एंगल बी हो गया इंटरनल एंगल, और दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हैं, इसलिए ये बाय डेफिनेशन बन गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इस तरह बी उतना ही होगा जितना ये है, तो 110 बी 110 के ही इक्वल होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, लिहाजा बी भी 110 डिग्रीज होगा। अब अगर हम इस सिचुएशन में आ जाएं, तो ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये लाइन और ये लाइन, और इसमें बी और सी नॉन एडजेसेंट एंगल्स हैं, इसलिए ये वर्टिकल एंगल्स हैं। तो बी कितना था, बी 110 था, तो सी भी 110 होगा, क्योंकि वर्टिकल एंगल्स हैं और वर्टिकल एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब अगर इस सिचुएशन में देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और उस पर ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं ए और बी, और उनका सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। बी हमें पता चल गया है 110 डिग्री का है, तो हम बी की जगह बी की वैल्यू पुट करेंगे, तो इस तरह ए की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। अगर ए 70 डिग्री है तो डी भी 70 डिग्री है, क्योंकि ये एक दूसरे के वर्टिकल एंगल्स हैं। ए और डी 70 हो गए दोनों, क्योंकि ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इंटरसेक्ट करने के नतीजे में ए और डी नॉन एडजेसेंट एंगल्स हैं। और जो दो नॉन एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो वर्टिकल एंगल्स होते हैं, और वर्टिकल एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसलिए अगर जितना भी ए है उसकी जो भी वैल्यू आई है, हमें इस वक्त पता चली है 70, तो डी भी उतना ही होगा। तो इस तरह हमने इन चारों की वैल्यूज जो हैं वो सिर्फ इस एक एंगल से फाइंड आउट की है। बाकी हमने ये तमाम डेफिनेशंस यूज की हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया, वर्टिकल एंगल का यूज किया, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 का यूज किया, और फिर दोबारा वर्टिकल एंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया। तो इस तरह मैं दोबारा आपको एक दफा बता देती हूँ कि ये और ये लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, और ये 110 और बी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि बी इंटरनल एंगल है, 110 एक्सटर्नल एंगल है, दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, लिहाजा बी 110। अगर बी 110 तो सी भी 110, क्योंकि वो उसका वर्टिकल एंगल है। और ए और बी का सम 180 है, क्योंकि एंगल्स का सम ऑफ एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन 180 होता है, और बी 110 है, तो ए प्लस 110 180 हो गया। और ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए 110 को इधर दूसरी तरफ जब ले गए इक्वेशन के, तो माइनस हो गया, 180 माइनस 110 इज 70। इफ ए इज 70, डी विल आल्सो बी 70, बिकॉज दे आर वर्टिकल एंगल्स। इस तरह ये चारों एंगल्स जो हैं ये फाइंड आउट हो गए। इसको बार बार सुने। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज डिफरेंट, और इससे पहले पिछली क्लासेस में भी आप ये कॉन्सेप्ट इस तरह से नहीं सीख चुके हैं, इसलिए इसको ये एक नई सी चीज़ है आपके लिए। इनको ब्रैकेट्स में मैंने रीजंस के साथ लिखा है जिस तरह, इसी तरह आपने इनको ब्रैकेट्स में इनके रीजंस लाजमी लिखने हैं। इस रीजन के बगैर अगर आप सिर्फ ये सब कुछ लिख देंगे या इसको याद करने की कोशिश करेंगे, तो पेपर में या कहीं किसी और सिचुएशन में कभी ये एंगल चेंज करके आएगा, तो फिर आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो आप इसको डिफरेंट वैल्यूज के साथ खुद भी ट्राई करें। अगर मैंने यहाँ 110 के साथ किया, तो आप यहाँ पर एंगल चेंज कर लें, आप यहाँ पर 150 कर लें, 90
5 कर लें, कुछ और वैल्यू लिखें और फिर देखें कि आपके एंगल्स की जो वैल्यू है वो क्या आती है। इस तरह अपनी प्रैक्टिस करें और रीजंस जो हैं वो उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जिस तरह यहाँ ब्रैकेट्स में मैंने रीजंस मेंशन किए हैं, ये बिल्कुल इसी तरह आपने मेंशन करने हैं। उसके सामने लाइन में आपने, बेशक आप 2 लाइन्स ले सकते हैं, लेकिन आपने सामने उसके रीजंस मेंशन करने होते हैं। इस ये सब हम रीजनिंग की मदद से ये सब कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट सी, इसमें एक्सरसाइज में सिर्फ सिलेक्टेड पार्ट्स ही हमारे कोर्स में शामिल हैं। जो लास्ट पिछला पार्ट मैंने करवाया ए, और उसके बाद अब ये सी पार्ट इंक्लूडेड है। मैं तमाम पार्ट्स आपको खुद सॉल्व करवा रही हूँ, तो सिर्फ 5 पार्ट्स इंक्लूडेड हैं और कुछ मैं एडिशनली आपको प्रैक्टिस के लिए वैसे आपको बता दूंगी। ओके, ये सिचुएशन आप देखें। ठीक है, एक ये एरो है और एक ये एरो है। इसका मतलब है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल टू ईच अदर। फिर यहाँ पर ये डबल एरो और ये डबल एरो, इसका मतलब है ये 2 लाइंस आपस में पैरेलल है। ठीक है, जाहिर है अगर यहाँ भी सिंगल एरो है, यहाँ सिंगल एरो, अगर यहाँ भी सिंगल एरो लगा देते, यहाँ भी सिंगल एरो लगा देते, तो वो फिर ये अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता कि ये लाइन इसके पैरेलल तो नहीं हो सकती, तो दोनों के लिए सिंगल एरो स्टैंड नहीं कर सकता। अगर दूसरी लाइन भी पैरेलल शो करनी होती है तो उसके लिए डबल एरो जैसे यहाँ शो किया हुआ है वो की जाती है। यहाँ एंगल शो किया हुआ है 113 डिग्रीज का, यहाँ एंगल शो किया हुआ है 34 डिग्रीज का। ये जो इतनी सी अमाउंट है, और फिर ये अमाउंट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये जो रेड आपको नजर आ रहा है ये एंगल हमने खुद इसको नाम दिया डी का। ठीक है, ये आपको बुक में नजर नहीं आएगा, इसको स्पेशली खुद से एक नाम दे देंगे क्योंकि इसकी हेल्प से हम बाकी एंगल्स फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो 113 डिग्रीज मालूम है। तो जो डेफिनेशंस आपको मालूम है मैं उसी की हेल्प से आपको ये करवाना चाहती हूँ। जैसे कि आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल की डेफिनेशन मालूम है, ये और ये पैरेलल लाइंस हैं, और ये दोनों ये भी पैरेलल लाइंस हैं, तो ये अगर ट्रांसवर्सल है तो 113 और डी एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये बनने वाले एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग हैं। ये एक्सटर्नल एंगल, ये इंटरनल एंगल, तो डी भी 113 डिग्री हो गया। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के। अब यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है और 3 एंगल्स नजर आ रहे हैं, डी प्लस ए प्लस 34। डी हमें पता चल गया है 113 है, ए हमें नहीं मालूम, ए इसी तरह रहेगा, 34 हमें मालूम है। ये हमने इसके अंदर डी की वैल्यू पुट की है 113, ए हमें नहीं मालूम, ए इसी तरह रहेगा, 34 इसी तरह रहेगा, और 180। उसके बाद 113 और 34 को ऐड कर देंगे 147, प्लस ए इज इक्वल टू 180, ए विल बी इक्वल टू 180 माइनस 147 इज इक्वल टू 33 डिग्री। अब ए की वैल्यू है 33 डिग्री। तो अब आप देखें कि ए, अब आप इस सिचुएशन में आ जाएं, दिस लाइन is parallel to this line and this is a transversal which is intersecting them। इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें तो ये ट्रांसवर्सल है जो दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। उसमें ये ऑपोजिट साइड पे ए और सी को अगर आप गौर करें, A and C are alternate angles, they are on the opposite side of the transversal and both are internal angles। तो हमने A और C को इक्वल लिखा, इसमें से हमें A मालूम था, A भी अभी हमने मालूम किया है, इट इज 33 डिग्री। सो अगर A 33 है तो C भी 33 है, क्योंकि दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जितना एक होता है उतना ही दूसरा होता है। बिल्कुल इसी तरह इस सिचुएशन में B और 34 ये भी इक्वल हैं, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट है, दोनों इंटरनल हैं और दोनों ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पे हैं। ये ट्रांसवर्सल है, एक इसकी लेफ्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है, और इस तरह B की वैल्यू भी हमें पता चल गई 34। तो इस तरह हमें सारी वैल्यूज इसमें A B C की वैल्यूज तीनों फाइंड आउट करनी थी, तो वो तीनों वैल्यूज जो है वो हमें पता चल गई। एंगल A जो है वो 33 डिग्रीज है, एंगल B 34 डिग्रीज है, क्योंकि ये 34 है तो ये भी 34 है, ये ऑल्टरनेट है। ए और सी का बहुत आसान रीजन है,
दोनों ही ये चारों का बहुत आसान रीजन है ऑल्टरनेट, लेकिन उसके लिए हमें ए का पता चलना जरूरी था, और ए को पता चलाने के लिए हमने यहाँ से हेल्प ली 100। जो भी एंगल गिवन होता है उससे हम हेल्प ले सकते हैं। आप 100 अगर 34 से कोई भी सीरीज या चेन ऑफ लॉजिक बनाकर 34 से फाइंड आउट करना चाहें इसको, तो आप वो भी कर सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई और चेन ऑफ लॉजिक बनाकर आप इसको फाइंड आउट करना चाहें, यानी इसमें पहले इसको आप एज्यूम कर लें 113 प्लस दिस एंगल, यहाँ पे डी ले आए, फिर ये एंगल आपको पता चल जाए, उससे आप कुछ कोई और चेन ऑफ लॉजिक बनाना चाहें, तो वो आई एम लीविंग इट टू यू कि आप खुद सोचें कि और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ये तो एक ऑप्शन है, इसका एक चेन ऑफ लॉजिक है जो मैंने आपको दिखाया, इसके अलावा भी किसी और चेन ऑफ लॉजिक से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ए इज 33 and B is 34, right? And C is also 33. तो ये 2 पार्ट्स मैंने आपको आज करवाए हैं, इसके 3 और पार्ट्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह फ्राइडे के लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगी। इनको आप बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। आज आपको ये सारे पार्ट्स नहीं करवा रही क्योंकि इट्स समथिंग न्यू एंड लिटिल डिफरेंट। जो आप नॉर्मली ज्योमेट्री करने के आदी हैं उससे ये डिफरेंट है। ज्योमेट्री के आर्टिकल्स, इसमें रीजनिंग है, रीजन की बेस पर आपने ये सब जो कुछ लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में, ये सब इनके रीजंस हैं कि हम ये क्यों लिख रहे हैं, हम ये बातें, ये सब चीजें क्यों लिख रहे हैं, उनके साथ हमें एक रीजन मेंशन करना होता है। हर बात के जवाब में हमें एक रीजन मेंशन करना है, तो आपने ये सारे रीजंस जो हैं ये मेंशन करने होंगे। और आपका होमवर्क, you have to solve these exercise 7A questions part A and C on your neat copy and practice them well. Okay class, thank you, have a nice day.